हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ का जो इंटीरियर है और उसके क्या क्या एविडेंसेस हमें मिले हैं कि हमारे अर्थ के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, जो पिछली बार हमने जो टॉपिक किया था उसके कुछ एमसीक्यू हैं कि मतलब उस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखते हैं। ये देखिए, पिछली बार हमने जो टॉपिक पढ़ा था रोटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ा था कि मतलब अर्थ जो है कैसे रोटेट करती है और कैसे रिवॉल्व करती है, दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ। तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कोजेज सीजन एंड द ईयर। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इससे हमारा क्या होता है, इससे हमें डे और नाइट का पता लगता है। और अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कोजेज डे एंड नाइट। जो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन कोजेज डे एंड नाइट। अर्थ जो है रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व, जैसे रिवॉल्व का मतलब क्या था कि जो सन के चारों तरफ घूमती है, उससे क्या होता था, उससे हमें सीजन का पता चलता था, ना कि डे एंड नाइट का। तो इसके अंदर रोटेशन से हमें क्या पता लगता था, रोटेशन से हमें इसका पता लगता था डे एंड नाइट का, और रिवॉल्यूशन से हमें पता लगता था कि कौन सा सीजन कैसे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या है कि कोई करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इसके अंदर, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, ये देखिए आगे। As the earth rotate from west to east, places in the east see the sun earlier than those in the west। ये मैंने आपको कल बताया था कि जो अर्थ जो है रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो ईस्ट वाले प्लेसेस होते हैं वो सन को पहले देखते हैं, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट की साइड से सनराइज करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अलोन causes द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ये क्या कह रहा है कि सिर्फ रिवोल्यूशन से ही हमें क्या पता लगता है कि कौन सा लेंथ, और मतलब जो डे और नाइट की लेंथ का वेरिएशन, मतलब लेंथ की वेरिएशन जो होती है वो रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होती है, और जो डे और नाइट होते हैं वो रोटेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, और उनका वेरिएशन रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। तो ये कहता है कि ओनली रिवॉल्यूशन से ही हमें डे और नाइट की वेरिएशन का पता लगेगा। ये स्टेटमेंट तो गलत है, सिर्फ रिवॉल्यूशन से थोड़ी ना हुआ था ये। अगर हमारी अर्थ टिल्टेड नहीं होती तो हमें ऐसा कुछ पता भी नहीं लगता, सब जगह पे इक्वल रेजेस आती सन की। तो इसके साथ साथ रिवॉल्यूशन के साथ साथ हमें क्या पता लगता है, रिवॉल्यूशन के साथ साथ अर्थ का टिल्ट होना भी एक कारण है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओनली अलोन, ये इसका कोज नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आगे देखिए, विद रेफरेंस टू द एल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन। ठीक है, सन दोपहर के टाइम, द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर ऑन द 2 days ईच ईयर विच इज टर्म्ड एज समर सोलिस्टिस। ये क्या कहते हैं, सन की जो रेजेस हैं हम इक्वेटर के ऊपर 2 बार गिरती हैं हर साल में, विच इज टर्म्ड एज समर सोलिस्टिस। क्या कह रहा है ये, हमारी जो सन की रेज है वो मैंने बताया था कि 2 टाइम पे इक्वेटर के ऊपर क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे पहले जो सन की पोजीशन होती है वो इक्वेटर के ऊपर होती है, फिर वो नॉर्थ में चला जाता है, फिर वो दोबारा इक्वेटर पे आता है, फिर वो सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है। तो इक्वेटर पे वो कितनी बार आता है, 2 बार ही। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, व्हेन सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट्स इट इज टर्म्ड एज विंटर सोल्स्टिस। यहाँ पे क्या लिखा है, सदर्न हेमिस्फीयर, और लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट मतलब विंटर। लेकिन ये चीज जो हमने क्या देखी थी, ये चीज हमने कब देखी थी, ये विंटर सोलिस्टिस कब होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा ये जो सिचुएशन है। तो उस टाइम पे क्या बोल रही है, व्हेन सदर्न हेमिस्फेयर विल हैव लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इट इज समर टर्म्ड एज विंटर सोलिस्टिस। लेकिन इसको हम हमेशा टर्म क्या देते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग देते हैं, क्योंकि जो हमारा लैंड मास है वो ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाली टर्म हमेशा मानी जाती है। तो ये बिल्कुल अपोजिट होगी, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे क्या होता है, समर सोलिस्टिस होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, ओनली फर्स्ट इज द आंसर।
आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ कि जैसे हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर हमें पूरा इन्वायरमेंट मिलता है रहने के लिए, और प्लैनेट्स पे नहीं मिलता। डिस्कवरीज चल रही हैं साइंटिस्ट की, बट अभी तक हमने यही पता लगाया कि अर्थ के ऊपर लाइफ अवेलेबल है। वो क्यों है? कोई भी स्पीशीज या कुछ भी एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह जो भी है, अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसके लिए 3 कंडीशंस होनी बहुत ज़रूरी है। 3 कंडीशंस कौन सी? उसको क्या चाहिए? लिथोस्फेयर चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए और हाइड्रोस्फेयर चाहिए। हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर, ठीक है। लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, ठीक है। और एटमॉस्फेयर मीन्स एयर। जब हमें एयर मिलेगी और वाटर मिलेगा और लैंड मिलेगी, वहीं पर क्या होगा? लाइफ एग्जिस्ट करेगी, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम, अब जैसे ये 2 हैं और ये थर्ड वाला है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो ऐसे टॉपिक है, हम सबसे पहले लिथोस्फेयर पढ़ेंगे हमारी फिजिकल ज्योग्राफी में, उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर आएगा, फिर हम हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिथोस्फेयर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, लिथोस्फेयर का मतलब क्या है? हमारा लैंड पार्ट, जिसपे जो हमारा सरफेस है, जिसके ऊपर हमारी जो अर्थ का सरफेस है जिस पर हम रहते हैं, उसके अंदर जो क्या है, हमारी अर्थ का इंटीरियर क्या है, वो हमें कैसे पता लगेगा? जिस सरफेस पे हम रहते हैं उसके क्वालिटीज या जो भी है उसके अंदर, वो हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं किसी भी चीज़ को के बारे में पता करने के लिए। जैसे अब अर्थ का इंटीरियर है, कुछ सोर्सेज तो हमारे पास क्या है? डायरेक्ट सोर्सेज हैं, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेज माइनिंग है, हमारा वोल्केनिक इरप्शन है। और इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मीटियोर्स है, ग्रेविटेशन फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी। जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, अब जैसे हमारी अर्थ है, हम तो सिर्फ सरफेस के ऊपर ना, सरफेस के ऊपर रहते हैं। जो अर्थ का इंटीरियर है, आज तक अर्थ के इंटीरियर तक तो कोई पहुंच नहीं पाया है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करता है और प्रेशर भी इंक्रीज करता जाता है, तो अर्थ के नीचे जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो डायरेक्ट सोर्सेज मिलते हैं वो माइनिंग मिलती है। जैसे हम माइनिंग करते हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन अप्रोक्स 12 किलोमीटर के अकॉर्डिंग तो हम पहुंच चुके हैं। जब जैसे हम ड्रिलिंग करते हैं, तो जैसे कोई माइनिंग है, तो माइनिंग से हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे माइनिंग करते हुए, हमें पता लगता है कि नीचे जाते जाते टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है और प्रेशर भी डिक्रीज होता है। फिर क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनो कैसे इरप्ट करते हैं? इसके अंदर जो मैग्मा होता है, वो लावा होता है, वो दोनों जैसे मिलके बाहर आता है, वो ये वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो जो उसका सोर्स है वो अर्थ का इंटीरियर है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट सोर्सेज। उसके बाद होता है हमारा इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज जिससे हम वैसे ही पता लगा सकें। डायरेक्टली तो हमें जैसे पता लग गया, इनडायरेक्टली हमने सिर्फ आइडिया लगाया है। जैसे इसमें क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर है और प्रेशर है। टेम्परेचर जिसका हमने पता लगाया कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे टेम्परेचर भी क्या आएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे ही प्रेशर है हमारा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मीटियोर्स, मीटियोर्स भी उसी टाइम बने थे जिस टाइम पे हमारी अर्थ बनी थी, वही मटेरियल है। तो जैसे जैसे मीटियोर्स अर्थ के ऊपर आता है, अगर हम मीटियोर्स की स्टडी करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हमारी अर्थ भी जो है वो किससे बनी है। वही जो मटेरियल जिससे वो मीटियोर्स बना है, वैसे ही हमारी अर्थ बनी होगी। ये हम मीटियोर से पता लगा सकते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड, जिससे हमें पता है कि ग्रेविटेशन फील्ड पोल्स के ऊपर ज़्यादा है या फिर ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड है और सिस्मिक एक्टिविटी है। ये हम आगे पढ़ेंगे, टॉपिक है ये। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है? अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अर्थ के स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको सिंप्लीफाई करती हूँ। देखिए, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। ये हमारा है सरफेस, ठीक है। ये हमारा पेड़ है, मतलब ये सरफेस को डिनोट कर रहा है जहाँ पे हम रहते हैं। और ये है हमारा इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर।
जो ये हमारी जो अर्थ का इंटीरियर है, इसको हम थ्री स्टेजेस में बांटते हैं, 3 लेयर्स में। जैसे कि यहाँ से सबसे पहले जो सरफेस से थोड़ा हम नीचे जाएंगे अप टू 34 या 100 किलोमीटर तक, वहां तक हमें क्या पता लगता है कि ये है हमारा क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेंटल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कोर। जो जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो अर्थ का क्या है, रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर। जो हमारा कोर का पॉइंट है, ये हमारा जो ये जैसे कोई भी सर्कल होता है उसका जो हम रेडियस लगाते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 6371 किलोमीटर। तो जैसे हमने अर्थ को कैटेगराइज किया है क्रस्ट के अंदर, मेंटल के अंदर, कोर के अंदर, इनको हम आगे डिटेल में देखते हैं। आइए देखते हैं इसको। ये देखिए, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, जो ये वाली चीज़ है ये बोलते हैं हम क्रस्ट। ये कहाँ तक है हमारी, अप टू 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर तक है ये। उसके बाद ये क्या है, हमारी मेंटल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये इतनी क्या है, हमारी मेंटल है। और आगे क्या है, ये हमारी कोर स्टार्ट हो जाती है। अब इसका हमने क्या करना है, ये देखिए, अब अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको। ये सरफेस है हमारा। अब जो हमारी एक क्रस्ट है, ये हमारे माउंटेन्स है यहाँ पे। ठीक है, माउंटेन्स या फिर कुछ भी लैंड एरिया है हमारा। ठीक है, और ये हमारी क्या थी, क्रस्ट थी। ठीक है, ये हमारी मेंटल थी, ये हमारी कोर है, ये सेंटर है अर्थ का। जो हमारी एक क्रस्ट है, इसका हमने कितना लिखना है, यहाँ के अंदर कितना है इसका ये रेडियस क्रस्ट का, ये है हमारा अप टू 100 किलोमीटर। ठीक है, और जो ये हमारा अप टू मेंटल वाली जो पोर्शन है, ये 2900 किलोमीटर है। और जो हमारा ये कोर का है, ये 6371 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, या फिर आप उसको समझ सकते हैं। देखिए, जो हमारी एक क्रस्ट है, जस्ट लाइक माउंटेन है, यहाँ पे ट्रीज है, प्लेन एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये जो पोर्शन है जो मैंने आपको क्रस्ट का बताया था कि इतनी हमारी क्रस्ट है, अप टू 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर लगा लीजिए। ये सिर्फ क्रस्ट को सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो ये हमारी क्रस्ट है, जो ये माउंटेन्स वाला रीजन है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, हम क्या देखते हैं, क्रस्ट की जो विड्थ है, क्रस्ट की विड्थ क्या है यहाँ पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू ये वाली विड्थ। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो मोर देन है किससे, ओशियनिक क्रस्ट से। जैसे ये देखिए, यहाँ पर हमने पानी, ये पानी हो गया यहाँ पे, पानी तो यहाँ पर हो गया सारा, ये ऐसे है, ऐसे दिखाती हूँ, देखिए दोबारा, ये माउंटेन्स हैं, ये यहाँ पे पानी है। ठीक है, ये ऐसे है। तो ये हम क्या देखते हैं, ओशन, ओशन की क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, बड़ी है एज कंपेयर्ड टू ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम 100 टू 200 किलोमीटर जाते हैं, जैसे हम अर्थ के इंटीरियर पे जाएंगे, तो हम क्या देखते हैं, हर 32 मीटर के ऊपर हमारा जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम 100 और 200 किलोमीटर के डाउन जाते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, हम क्या देखते हैं, जो हमारी क्रस्ट की जो सॉलिड फॉर्म में है वो धीरे धीरे सेमी मोल्टन स्टेज में आ जाती है, जिस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
32 मीटर का हमें पता लग गया कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होगा, हमारा इंक्रीज होएगा जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है हमारा, ये है हमारा लिथोस्फीयर। देखिए लिथोस्फीयर एक टर्म आती है, ये हम किसको बोलते हैं, जो हमारी क्रस्ट है पूरी अप टू 100 to 200 किलोमीटर, प्लस में हमारा जो मेंटल है, मेंटल का हाफ पार्ट अपर मेंटल, आगे बताऊंगी मैं आपको ये, ठीक है। ये होता है हमारा लिथोस्फीयर। फिर क्या होता है, जैसे हमारा क्रस्ट हो गया कंप्लीट, उसके बाद क्या है हमारा, हमने किया है मेंटल, हम स्टार्ट कर रहे हैं 200 किलोमीटर तक तो हम पहुंच गए थे। आफ्टर दैट करते हैं अब आगे। तो ये क्या था हमारा 200 किलोमीटर तक लगा लीजिए। तो इसने क्या कहा है कि हमारी जो मेंटल है ना पूरी, उसको हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। जो हमारी अपर मेंटल है, जैसे जैसे हम 100 से 200 किलोमीटर डाउन जाएंगे अर्थ के अंदर, तो हमारा जो सॉलिड पार्ट है वो सेमी मोल्टन स्टेज में आ जाता है, ना तो वो पूरा लिक्विड होता है ना वो सॉलिड होता है, वो सेमी मोल्टन स्टेज में होता है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर, जो अपर मेंटल का पार्ट है, ठीक है, जो हमारा क्या है अपर मेंटल का पार्ट है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारी जो लोअर मेंटल है ये तो सारा किसमें है, सॉलिड फॉर्म में है, और जो ये अपर मेंटल का कुछ पोर्शन क्या है, ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है जो सेमी मोल्टन स्टेज में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोअर मेंटल स्टेज, लोअर मेंटल जो है, जैसे जैसे हमने उसको क्या बोला था, लिथोस्फेयर बोला था, जो ये लोअर मेंटल है इसको हम क्या बोलेंगे, और जो ये अपर का थोड़ा सा ही हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारा के दो पार्ट्स हमारे हो गए क्लियर, जैसे कि एक तो हमारा क्रस्ट हो गया, एक हमारा मेंटल हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा जो है इनर कोर आती है। अब जैसे कोर की बारी है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद जो एरिया आता है वो हमारा 6371 किलोमीटर तक, ये हमारी कोर है। जैसे हमने मेंटल को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऐसे ही हम इसको भी करते हैं, दैट इज आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। ये दो कोर्स हैं हमारी। जैसे कि हमने उनको क्या बोला था, एक को हमने लिथोस्फेयर बोला था, एक को हमने मेसोस्फेयर बोला था। जो ये कोर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, बेरिस्फेयर, ठीक है। ये हो गया हमारा बेरिस्फेयर। और एक चीज़ हमें आपको बतानी है, जस्ट लाइक हमने ये पढ़ा था, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। तो हम क्या देखते हैं, हमारी जो क्रस्ट होती है वो किससे बनी होती है, सियाल, और जो हमारी मेंटल होती है वो सीमा से, और जब हम कोर में जाते हैं वो होता है नीफे। इनका मतलब क्या है, सियाल किसको डिनोट करता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को। सीमा क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और नीफे क्या होता है हमारा, निकल और आयरन। अब देखिए निकल और आयरन क्या है हमारा, बिल्कुल डेंस है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे मटेरियल क्या है, बिल्कुल डेंस होता जाता है। तो डेंस होने में ये हमें मिनरल्स ऑलवेज मिलते हैं। अब जैसे जैसे हमें पता है कि वोल्केनिक इरप्शन होती है, वो हमारी क्या होती है, मैग्मा से बनी, वेल वो मैग्मा जो आता है हमारा अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जो मैग्मा आएगा, तो आगे हम क्या देखते हैं, सियाल इज फ्लोटिंग ऑन द सीमा, हम ऐसे बोलते हैं ना, जिसे हमने कहा था ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर है, तो ये क्या है हमारा, सेमी मोल्टन है,
सेमी मोल्टन स्टेज है ये। तो ये क्या है, ये हमारा क्या था, सियाल। और जो मेंटल है वो किससे बना हुआ है, सीमा से। ऐसे बोला जाता है कि सियाल क्या है, फ्लोट कर रही है सीमा के ऊपर। ऐसा क्यों बोला जाता है, जैसे कि हम सी में जाते हैं तो सी में क्या होता है हमारा, जैसे ये पानी हो गया, ठीक है। हमारी जो शिप होती है वो फ्लोट करती है, जो कि एक क्रस्ट है। तो क्रस्ट किससे बनी थी, सियाल से। और जो हमारा सी क्या है, सी का ओशनिक फ्लोर जो है, जैसे जैसे वोल्केनिक इरप्शन होगा जो वो हमारा मेंटल से आएगा, और मेंटल वाला किस में था, हमारा सीमा के अंदर। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ओशनिक इरप्शन होएगा या आगे ओशन का जो फ्लोर बनेगा, जैसे हम आगे पढ़ेंगे मिड ओशनिक रीजेस मिलती है हमें, ठीक है। तो मिड ओशनिक रीजेस हैं हमारे यहाँ पर, जस्ट लाइक दैट अटलांटिक ओशन में। तो ये क्या है, ओशनिक क्रस्ट है जो किससे बनी हुई है, सीमा से बनी हुई है, और ये हैवी होती है। तो सियाल इज फ्लोटिंग ऑन द सीमा, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, देखिए ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए ये हमारी क्रस्ट को बताया गया है, ये हमारी मेंटल है, ये हमारी कोर है, ठीक है। ये कोर्स को डिफाइन किया गया है। ये लिथोस्फेयर जो मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट को और अपर मेंटल का कुछ पार्ट है उसको मिला के हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। फिर जो हमारी लोअर मेंटल है या कुछ पार्ट हमारा अपर मेंटल का है, उन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, उसको मेसोस्फेयर बोलते हैं। जो कोर वाला पार्ट है वो हमारा क्या था, बेरिस्फेयर था। ये चीज़ होगी। आफ्टर दैट ये देखिए, इनको पीडीएफ से रीड करते हैं अभी। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, द डायग्राम जो हमने अभी देखे हैं, जो अर्थ के इंटीरियर को किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेयर्स में किया हुआ है। इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द अर्थ सेंटर इज कॉल्ड कोर। जो अर्थ का जो सेंटर है वो क्या थी, हमारी कोर थी। ये मोर डेंस है लेयर ऑफ द अर्थ विद डेंसिटी रेंज दिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके अर्थ के अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं, जैसे नीफे है, वो ज़्यादा डेंस है, इसलिए वो कोर पे मिलता है, हमें क्रस्ट में नहीं मिलता। इट इज़ कम्पोज मेनली ऑफ आयरन एंड निकल। यही चीज़ बताई हुई है कि हमारी जो कोर है किससे बनी है, नीफे से बनी है। यहाँ पे फीरियम भी लिखा हुआ है, फीरियम और एफ क्या होता है हमारा, आयरन ही होती है। कोर कंसिस्ट ऑफ टू सब लेयर्स, ये मैंने आपको बताया था अभी कि इनर कोर होती है और आउटर कोर होती है। इन दोनों को मिला के क्या होता है, बेरिस्फेयर होता है, ठीक है। It is not possible about the earth interior by direct observations because it is huge size and changing nature of its internal composition। जो मैंने आपको बताया था कि अर्थ के इंटीरियर में जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Thus mining and drilling operations have been able to observe the earth interior directly upon the day। ये मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली सोर्सेज हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था एस्थेनोस्फेयर, जो क्या था हमारा अपर मेंटल का कुछ पोर्शन था जो सेमी मोल्टन स्टेज में था। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक। जो सेमी मोल्टन, अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो लिक्विड क्या है, थोड़ा वीक होता है ना एज कम्पेयर टू सॉलिड। इट इज कंसिडर टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारी क्रस्ट होती है 200 तक होती है। जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट है ये 400 तक का है, और जो ये हमारी पूरी मेंटल है ये कितनी थी, 2900। तो ये जो ये 400 तक का पार्ट है इसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। अ थिन सेमी फ्लूइड लेयर ऑफ द अर्थ 100 to 2 किलोमीटर थिक है। फिर क्या है ये, बिलो द आउटर रिजिड लिथोस्फेयर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द मेंटल एंड थॉट टू बी एबल टू फ्लो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। जो हमारा ये है एस्थेनोस्फेयर का पार्ट है, ये एस्थेनोस्फेयर था हमारा, ये 100 to 200, ये 400। ये क्या है, हमारा थोड़ा सेमी मोल्टन स्टेज में है जो मूव करता रहता है। आगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, ये आगे देखना। तो ये जो इसके अंदर एस्थेनोस्फेयर का जो पार्ट है ये इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ यहाँ पे। जो ये अर्थ का जो सेमी मोल्टन स्टेज का जो पार्ट है ये कैसे मूव करता है, ये अपवर्ड भी जाता है, वर्टिकली भी चला जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है, ठीक है। ये चीज़ उस लाइन का मतलब ये है।
enabling sections of the lithosphere to subside, rise and undergo lateral movements. The layer surrounding the core is known as the mantle, a rock shell about 2900 kilometers thick, and it is composed of basic silicate. Silicate means silicon. ये मैंने आपको बताया था कि सीमा से बना होता है, तो उसमें सिलिकॉन भी होता है. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द मेटल आर मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन. मैग्नीशियम Mg होता है और सिलिकॉन SI होता है. तो मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल होती है वो किससे बनी होती है, सीमा से बनी होती है. दिस लेयर इज कॉल्ड सीमा. द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 3.3 to 5.7. अब जैसे जैसे हम क्रस्ट से मेंटल गए थे और मेंटल से कोर गए थे, इनकी डेंसिटी इंक्रीज करती गई थी, वैसे ही है. द पोर्शन ऑफ द मेंटल विच इज जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर एंड द एस्थेनोस्फेयर बट अबव द कोर इज कॉल्ड मेसोस्फेयर. जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि कुछ पार्ट हमारा जो अपर मेंटल का है और कुछ पार्ट हमारा जो लोअर मेंटल का है, उसको हम मेसोस्फेयर बोलते हैं. मेंटल इज सराउंडेड बाय द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ known as lithosphere and its density is this. जो हमारा लिथोस्फेयर वाला पार्ट है उसकी डेंसिटी ये है. अब देखिए 2.7 है, ये 3.3 है, और कोर की देखी थी हमने और ज़्यादा है. यही चीज़ शो करती है कि हमारी जो जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते जाते हैं तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज करती है. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ लिथोस्फेयर, जो लिथोस्फेयर के हिस्से बनी हुई है सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से, जिसको हम सियाल भी बोलते हैं. उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है डिसकॉन्टिन्यूटी. डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है ये देखिए अभी आप. अब जैसे क्या है हमारा कोई भी चीज़ है, क्रस्ट है, ये मेंटल है हमारा और ये हमारी कोर है. अब जैसे जैसे ये क्रस्ट है, इसके अंदर तो हमें कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं मिल रही, तभी हमने इस पूरे को क्या बोला है कि ये क्रस्ट है, और फिर ये मेंटल बोला है. अब जैसे क्रस्ट की फॉर्म और आगे मेंटल स्टार्ट होता है, इनके बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है हमें. और क्या होता है फिर जब हम मेंटल से कोर पे जाते हैं, यहाँ पर भी हमें डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है. जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में चेंज होने लगती है तो उनके बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है उसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं. देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे दिखाई गई है, कोनोड डिसकॉन्टिन्यूटी. ठीक है, ये किस किस के बीच में है, क्रस्ट के बीच में और अपर मेंटल के बीच में. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये वाली जो है. ठीक है, और जैसे ये वाली जो है हमारी जो हमने की है ये मोहोविक है, मोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल. ये है हमारी मोहोविक डिसकॉन्टिन्यूटी. और जो ये हमारी ऊपर है इसको हम बोलते हैं कोनर डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर की क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में. जो हमने सिंप्लीफाई किया था कि क्रस्ट जो है हमारी अपर भी है और लोअर भी है, और वैसे ही हमारा मेंटल है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, कोर है जो वो आउटर कोर है और इनर कोर है. ऐसे ही क्या होता है जैसे हमने ये देख लिया अभी क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच में कौन सी है, कोनोड डिसकॉन्टिन्यूटी है. और जो अपर मेंटल और क्रस्ट, जो अपर मेंटल है और हमारी क्रस्ट के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यू मोहोविक डिसकॉन्टिन्यूटी है. रेपिटेटिव डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, जो मेंटल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था उन दोनों के बीच में कौन सी है, ये वाली आती है. तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो सी आती है ये लेहमान डिसकॉन्टिन्यूटी है. गुटन्सबर्ग कौन सी होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन लोअर मेंटल एंड द आउटर कोर. ये हो गया हमारा डिसकॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक. कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ सजेशन देना हो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी बता देना. फिर उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था कि अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए हमें डायरेक्ट सोर्सेज भी हैं और इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं हमारे पास. तो उसके अंदर हमने देखा था कि सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो हमारा एक इनडायरेक्ट सोर्स है. आइए उसको पढ़ते हैं अभी. सिस्मिक नॉइज क्या होती है ये देखिए. इन जियोलॉजी सिस्मिक नॉइसेज रेफर्स टू रिलेटिवली परसिस्टेंट वाइब्रेशंस ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू अ मल्टीपल ऑफ कॉजेज. जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, जैसे वहाँ के जो रॉक्स हैं या कुछ भी मटेरियल है अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अगर उनमें शेकिंग होगी, मूवमेंट होगा, तो उस टाइम पे जो वेव्स निकलती हैं उनको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं. जैसे हम आगे अर्थ के पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के टाइम पे जैसे जैसे
कोई भी वेव वहाँ पे रीच करती है, अगर उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो वो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा। ये चीज़ हम आगे देखेंगे। इट इज़ द अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल, जो नेचुरली अकर करता है। किन की वजह से होती है ये वेव्स, कैसे रिलीज होती हैं? कोज्ड बाय द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और एक्सप्लोजन से होती हैं। दिस नॉइज इंक्लूड वाइब्रेशंस होगी, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी हो सकती है कि अगर हम कहीं पर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें या फिर डिफोरेस्टेशन करें। सच मोर वैल्यूएबल अपार्ट फ्रॉम द जियोलॉजी, सिस्मिक नॉइस इज ऑल्सो स्टडीड अदर फील्ड्स। ये हमारा अर्थक्वेक इंजीनियर स्टडी चलती रहती है इनके बारे में। ये देखिए, हमारी जो सिस्मिक वेव है वो दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले तो सिस्मिक वेव दो टाइप की होगी, एक तो हमारी होती है बॉडी वेव्स और एक होती है हमारी सरफेस वेव। ठीक है, बॉडी वेव्स कैसे होंगी? जैसे हमारा अर्थ का सरफेस था, बॉडी वेव्स जो है वो अर्थ के इंटीरियर में करेंगी। इंटीरियर में जो मूव करेंगी वो तो होगी हमारी बॉडी वेव्स। और जो आगे अपर पहुंच कर सरफेस के ऊपर जो आगे जो वेव्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं सरफेस वेव। तो हमारी जो बॉडी वेव्स हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तो हमारा होता है पी वेव्स और एक होती है हमारी एस वेव्स, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। और जो सरफेस वेव होती हैं उनको हम लव वेव बोलते हैं और रेले वेव्स बोलते हैं। ठीक है, पी और एस वेव्स। आइए देखते हैं पहले बॉडी वेव्स कैसे होती हैं। जो हमारी पी वेव्स होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमें अर्थक्वेक आ गया, शेकिंग होएगी यहाँ पे हलचल हुई है यहाँ पे इनके बीच में रॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी जो हमारे अर्थ के इंटीरियर के अंदर ही फ्लो करेंगी। जो वो पी वेव्स थी और एस वेव्स थी। जो हमारी पी वेव्स होती है, दो टाइप की वेव्स निकलेंगी बॉडी वेव्स के अंदर। तो प्राइमरी पी वेव्स जो है उनको हम प्राइमरी बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में करेगी? एक्सपेंशन और कंप्रेशन फॉर्म में। जैसे कि ये कंप्रेस है, ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है। जब आगे जाके ये ऐसे हो जाएंगी, ये इस टाइप से मूव करती हैं। जैसे कि ये हमारी साउंड और प्रेशर वेव्स मूव करती है ना, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, ये होती है हमारी प्राइमरी वेव्स। इनकी फॉर्म में ये मूव करेगी। तो ये फास्टर होती हैं एस वेव से, कि मतलब प्राइमरी वेव्स अर्थ के सरफेस पे पहले पहुंचेंगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वेव्स। पार्टिकल मूवमेंट इज पैरेलल टू द प्रोपोगेशन। जो हमारी पी वेव्स होती हैं, इनके जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो पैरेलली होता है, पैरेलल टू प्रोपोगेशन, जिसमें वो प्रोपोगेट कर रही है। स्पीड, प्राइमरी वेव्स की जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी। मतलब डेंसर चीज़ क्या होगी? जैसे सॉलिड हो गया, एक सॉलिड है हमारे पास, यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल पास पास में है। ठीक है, और फिर आता है हमारा लिक्विड, इसमें पार्टिकल थोड़े से दूर हैं। और फिर आता है हमारा गैस, इसमें थोड़े और ज़्यादा दूर है। तो ये कितना है? ज़्यादा डेंस है और ये कम है। तो हम क्या बोलते हैं कि स्पीड डिक्रीज करेगी व्हेन मूव करेगी वो डेंसर टू रेयर। ठीक ठीक है, डेंसर से रेयर में जब वो मूव करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। ट्रैवल थ्रू ऑल मीडियम, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है पी वेव्स की, कि ये हर मीडियम से मूव कर सकती है। और जो ये एस वेव है, इसको देखते हैं अब हम। ठीक है, एस वेव्स का क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेव्स। और ये किसके फॉर्म में मूव करेगी? वेव्स की फॉर्म में, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये मूवमेंट है वेव्स इनका, जो एस वेव है वो इस फॉर्म में मूव करेगी। और जो हमारी पी वेव्स थी वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में करती थी। ठीक है, तो एस वेव्स का तो हमारा हो गया वेविंग नेचर है। तो इनका जो मूवमेंट है, इनकी जो स्पीड है वो पी वेव से कम है। ये क्या है? रिपल फैक्टर की फॉर्म में मूव करती है। रिपल फैक्टर मतलब क्या होता है? देखिए, रिपल फैक्टर, अब जैसे हम कोई भी हम स्टोन लेते हैं तो उसको अगर हम पानी में फेंकते हैं तो ऐसे ऐसे करके हमारे रिपल फैक्टर्स वो बन जाते हैं। ऐसे ऐसे हम रिंग्स देखते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? हम रिपल फैक्टर बोलते हैं हम। तो इनका जो प्रोपोगेशन है वो परपेंडिकुलर होता है उनके प्रोपोर्शंस, उनकी प्रोपोगेशन से जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर होगा। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ये कि सिर्फ सॉलिड में ही पास होगी। जो इनका जो ये मूवमेंट है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये आगे हमें हेल्प करेगी कि हमें अर्थ का इंटीरियर कैसे पता लगेगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ये हो गया हमारा पी और एस वेव्स। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिस्मिक वेव्स होती हैं ये,
सिस्मिक वेव्स हैं जो बॉडी वेव्स थी वो पीओएस वेव्स थी। पी प्राइमरी थी जो किस किस फॉर्म में मूव करेगी, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये एक्सपेंड कर रही है और यहाँ पे आपस में मिली, ये क्या है हमारा कंप्रेशन है। और ये एस वेव है जो वेव्स की फॉर्म में मूव करेगी। तो जो एस वेव है ये हमारे क्या बनाती है, ये हमारी क्रस्ट और ट्रफ बनाती है। और जो हमारी ये प्राइमरी वेव्स हैं और ये हमारा क्या बनाती है, ये स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करते हैं मटेरियल के अंदर। ये कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि मतलब पी वेव से है तो हमारा स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग होता है, और जो एस वेव से होती है ये हमारी क्रस्ट और ट्रफ बनाती है। क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है? क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है हमारा, जैसे ये वेविंग नेचर है, ये अपर वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्रस्ट होता है, और ये नीचे वाला होता है ये हमारा ट्रफ होता है। क्रस्ट और ट्रफ बनाते हैं ये हमारा, ये होगी हमारी बॉडी वेव्स। और ये है हमारी सरफेस वेव जो लव और रेले वेव्स होती हैं, ये हमारी सरफेस वेव होती हैं। और सरफेस वेव जो है वो ज़्यादा डैमेज करती है एज कम्पेयर टू बॉडी वेव्स। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम देखेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है और ये हमें कैसे हेल्प करता है ये अर्थक्वेक, और जो इसका जो सिस्मिक वेव्स हैं इनके अकॉर्डिंग हम कैसे, हमें एविडेंस मिला कि हमारी अर्थ कैसे बनी हुई है, ये हम देखेंगे। अर्थ का इंटीरियर जो है किस चीज़ से बना होता है, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में कर देना या फिर टेलीग्राम पे बता देना। और जो ये मैंने अभी तक पढ़ाया है ये आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। जो हमने मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ा था या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े थे वो आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी में है, ठीक है। और जो ये हमने आज जो स्टार्ट किया है दैट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी वाली बुक में मिलेगा जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो उसके अंदर, ठीक है। थैंक यू।